सबका स्वागत है हमारे स्टूडियो में नेशनल अड्डा के। हमने जो प्रोग्राम बनाया वो बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर के बढ़नी कस्बा के पास एक गांव है दुधुनिया बुजुर्ग, हम यहाँ मौजूद हैं। जो हम अभी एक शोक में डूबे हुए हैं क्योंकि हमारे देश के एक महान इकोनॉमिस्ट, थिंकर और कह लीजिए पॉलिटिशियन इन लास्ट हिज लाइफ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमने अगर किसी का शोक सभा ऑर्गेनाइज किया है, अगर हम उनकी जो आइडियाज़ हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके पूरे थॉट प्रोसेस है, उस पर अगर डिस्कस ना करें तो मेरे हिसाब से बेहतरीन श्रद्धांजलि नहीं होती है। क्योंकि इंसान अपनी पूरी होल लाइफ जो कमाता है वो वही है जो उनके डेथ के बाद या उनके चले जाने के बाद हम लोगों के बीच में जिंदा रहता है, वो है उनका आइडिया। तो सबसे पहले हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बायोग्राफी या उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे कि वो जो उनकी जो पैदाइश है, जो उनका बर्थ प्लेस है, वो गाह पाकिस्तान में है। आप 26 सितंबर 1932 को आपकी पैदाइश होती है और अभी रिसेंट उनका डेथ हो जाता है। अब उनका एजुकेशन समझ लेते हैं कि उनका एजुकेशन क्या क्या है, कहाँ से पढ़े थे। तो उन्होंने स्टडीड इन इकोनॉमिक्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था अपना, और मास्टर डिग्री किया था फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1957। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया। उसके बाद में डीफिल यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कह सकते हैं इन इकोनॉमिक्स, वो ऑक्सफोर्ड से इन 1962 में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं उनकी कैरियर से कुछ हाइलाइट्स को समझते हैं, उनकी कैरियर किस तरह से रही है। उसमें उन्होंने एक हेल्ड वेरियस पोजीशन इंक्लूडिंग चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं 1972 से 1976 तक। उसके बाद गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। ये हम अभी उनकी जीवनी बता रहे हैं, अभी हम आते हैं उसको आज की लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। 1982 से 1985 तक आप आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन को अगर समझना है तो आज के टाइम पीरियड से नीति आयोग से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है तो वो प्लानिंग कमीशन जो होता है वो नीति आयोग बना दी जाती है। उसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। प्लानिंग कमीशन बेसिकली बहुत पावरफुल एक कमीशन था जो डेवलपमेंट के फैसले लेते थे, उसको चेयर करते थे पीएम, सारे चीफ मिनिस्टर होते थे उसके अंडर में, उस टीम होती थी, वो डिसीजन लेते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ये समझ लीजिए एक की पॉइंट है विद इन फॉर इंडिया और फॉर पूरा साउथ एशिया वाले रीजन, और उसी की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। और उस टाइम पीरियड में एलपीजी अगर नहीं लाया जाता तो लोगों का मानना यह है कि जो रिसेशन था इन इकोनॉमी इंडिया में वो और भी घटता चला जाता। तो हम ये थोड़ा सा आपका टाइम लेकर के ये समझेंगे कि एलपीजी है क्या। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी विच मीन्स कि जैसे कि अदर कंट्रीज में जो बिलीनियर हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो लोग एफडीआई के थ्रू, एफआईआई के थ्रू, एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर एक कंट्री में। जनरल पीपल के लिए समझना ये जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। अगर अमेजन मान लीजिए कि बाहर की कंपनी है, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडीआई के थ्रू वो अपना यहाँ एक प्लांट लगा सकते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगी। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जॉब का रिसेशन था, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा चुकी थी पूरी इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा अगर हम इनको याद करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, तो इसी बिना पर कि इंडिया की जो आज जीडीपी है तो वो पर कैपिटा इनकम एक कॉन्सेप्ट होता है, तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है, जीडीपी भी इंक्रीज हुई है। ओवरऑल ऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी में 5th नंबर का इंडिया का जीडीपी है, जो ग्रोथ है 5th नंबर पर है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी अगर देखा जाए तो उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता है, तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है, यानी कि कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक कंसर्न जो आज भी बना हुआ है
कि जो गैप क्रिएट होते जा रहा है, यानी कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल नहीं होने की वजह से। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया है, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड डॉक्टर मनमोहन सिंह के थ्रू ही लिंक किया जा सकता है कि अगर अभी वर्ल्ड वाइड अगर ह्यूमन एज ए ह्यूमन कैपिटल देखा जाए, अगर ये समझा जाए कि अगर ह्यूमन है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो वर्ल्ड वाइड इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक पॉइंट होता है कि 15 से 59 साल की एज जो है, दुनिया में जो यंग पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है, तो अगर इनको स्किल्ड कर दिया जाएगा तो दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको कुछ ग्रैब करके यहाँ के जीडीपी को ग्रोथ दिया जा सकता है। तो बेसिकली अब फिर हम और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप फिर प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 में और 2014 तक रहते हैं। तो उसमें बहुत सारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनी, जैसे कि एमजी नरेगा है। ये नरेगा वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूपीए एक जो गवर्नमेंट बनी थी कोalition में कांग्रेस और अदर पार्टीज का, तो उसमें नरेगा जो आया था तो वही इनका भी इसी नहीं के प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था और वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं आज के देश के जो यूथ हैं, मैं इस शोक सभा से उनको एक मैसेज देने की कोशिश ये करता हूँ कि अगर ओवरऑल पहले ये समझा जाए एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो वो पाकिस्तान की अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में उनका बर्थ होता है, वो माइग्रेट करके इंडिया आते हैं और फिर इस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड एक छाप छोड़ना, एक पर्टिकुलर सेक्टर में यानी कि इकोनॉमिक्स में, और एक पर्टिकुलर कंट्री को इस तरह से ग्रोथ दिलाना हम सब पर डॉक्टर मनमोहन साहब का एहसान है और ताउम्र उनका एहसान ये बना रहेगा। उनसे हम लोग यही सीख सकते हैं कि एक सेक्टर चुने, उस पर मेहनत करें और इतना मेहनत करें कि आप उस लेवल पर पहुंच जाएं जिससे केवल आपका फायदा ना हो, आपके केवल घर का फायदा ना हो, इवन पूरे मुल्क का फायदा हो। जिस देश में आप पैदा हुए हैं उसको कुछ लेवल पर आप ले जा सकें, आप साइंटिस्ट बनकर ले जा सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में मान लीजिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति रहे। अब पूरे सिनेरियो को समझिए कि वो एक एरा था जिसमें एक साइंटिस्ट राष्ट्रपति होते हैं और एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री होते हैं। अभी के भी प्राइम मिनिस्टरशिप में अगर ओवरऑल देखा जाए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में देखा जाए, तो वाकई इंडिया का जो फेम बढ़ा है, जो बना है, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं आप सब से, अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके आइडियाज़ को पढ़ने की ज़रूरत है, उनकी इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके आइडियाज़ को आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अपने आने वाली जनरेशन तक उनके आइडियाज़ को पहुंचाएंगे। मैं सबसे यही बात कह करके इस शोक सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नेशनल अड्डा के इस स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल अड्डा और ख़ासकर हमारे ज़ियाउल भाई। अभी उन्होंने इस शोक सभा के लिए जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के लिए जो बोला, जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया, और बहुत निहायत ही दिल छू जाने वाले अल्फाज उन्होंने बताए, और जिस तरह से विस्तार से बताए उस तरह से हमें भी उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनमोहन साहब जो थे हमारे इस वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिस्ट थे। आज भी उनके नाम से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके नाम से स्कॉलरशिप लोगों को दी जाती है। आज भी हमें ये नहीं पता, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसी शख्सियत के लिए जो हमारे फॉरेन में उनके नाम से लोगों को जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, जहां से उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। आज भी हम लोग को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमें भी उस काबिल होना चाहिए कि वहाँ पे पहुँचें और लोग हमें उस तरीके से याद करें। खैर, इस हिसाब से उनका दौर आया, उन्होंने वहाँ से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर आने के बाद जो हिंदुस्तान में आके एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उस पर काम किया, आरबीआई में काम किया, और सारी चीज़ें अभी जैसे हमारे ज़ियाउल हक भाई ने सारी चीज़ें बताई जो है। और इन्होंने एक बात जैसे बोली कि भाई 1991 जो है हमारे देश के लिए और इस वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम था। उस दौर में जब हमारे पास सिर्फ 15 दिन का हमारे पास रिजर्व था देश चलाने के लिए, ऐसे दौर में कोई भी हाथ इंडियन इकोनॉमी को कोई छूना नहीं चाहता था। बहुत गलत नज़र से हमें देखे जाते थे कि ये सबसे गरीब मुल्क है, इसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता था, कोई वर्ड में कोई उसको सुनना नहीं चाहता था। उस वक्त में इन्होंने आके कमान संभाला और उस वक्त में वो हिंदुस्तान का सोना उठा के उन्होंने गिरवी रखी जो है
और उसके बाद वहाँ से वो पैसे उठा के जो है पूरी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एलपीजी जो बात कही है हमारे ज़ियाउल हक भाई ने, उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और उस दौर से हिंदुस्तान को इतने फायदे हुए कि जिस दौर से जब ये चीज़ें शुरू हुई लोगों ने पैसा देखना शुरू किया। उस वक्त में लोग ये कहा जाता था, हमारे ख्याल से हमारे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो 90s के दौर में होंगे, लोग कहते थे लखपति है। लोग लखपति मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी। लोग 1,000 देखने को नसीब नहीं होता था। उस वक्त से ही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो शुरू हुए, लोगों ने पैसा देखना शुरू किया, लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हुआ, लोग जॉब एक से एक बड़ी मार्केट खुलने शुरू, जॉब्स आने शुरू हुए, लोग पैसा देखने शुरू, इकोनॉमिक सडनली हमारी डबल डिजिट में हमारी इकोनॉमिक बूम करने लग गई। ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी जो उन्होंने इस तरह से देश को ले आके खड़ा किया। उस वक्त जिस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही थी, उस वक्त हमारे देश की आबादी लगभग 90 करोड़ या 100 करोड़ के राउंड थी। उस वक्त आबादी हमारी आज की तुलना में कम थी उस वक्त में, लेकिन उस वक्त इन्होंने डबल डिजिट में लाके इकोनॉमी को खड़ा किया। उस वक्त सारी दुनिया चकित रह गई कि ये क्या चीज़ें हुई हैं, जिसको लोग अपने बगल में बैठाना नहीं पसंद करते। जिस देश को, उस देश को देख के मतलब लोग रहे कि यार ऐसा भी देश है जहाँ से लोग उठ के निकल के आ रहे हैं। खैर, उस वक्त जो है सारे लोगों ने पैसा देखना शुरू किया और उसी दौर में लोगों की जेब में पैसा आना शुरू हुआ। उस 90s के दौर से लेकर 2000 तक में लोगों को पैसा की अवेयरनेस आई कि पैसे की चलन कैसे की जाती है। उस टाइम में बैंक को डिसेंट्रलाइज किया गया, प्राइवेट बैंक्स काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस हुए उस वक्त में जो है, और उसके बाद जो है बैंकिंग सेक्टर से लोगों को जोड़ना शुरू किया गया। लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग उससे टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़ना शुरू हुए। ये सारी चीज़ें जो है हमारे डॉक्टर मनमोहन साहब की देन है, उस वक्त से वो जो चलना शुरू किए। खैर, उस वक्त जो है जब ये हमारे 2004 में और 2014 तक का जो टेन्योर था, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, एज ए इकोनॉमिस्ट भी थे वो, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी आए। उन्होंने दोनों चीज़ों को, अपने पावर को सही ढंग से यूज़ करते हुए उन्होंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया इस देश के अंदर कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि पैसा पानी की तरह लोगों के हाथ में पहुंचने लग गया। हर हाथ में लोगों के हाथ में पैसा जाने लग गया, हर किसी को उस पर आने लग गया। जैसे अभी ज़ियाउल हक भाई ने हमारे एक बात कही थी पिछले लाइन में, उन्होंने कहा था कि जो है कि आधार जैसे नरेगा सिस्टम लेके आए, उसी हिसाब से हमारा एक यूनिक कार्ड सिस्टम आया। जैसे यूएस वगैरह में चलता था ग्रीन कार्ड, ये कार्ड, सारी चीज़ें चलती थी कि पब्लिक के लिए कैसे कैसे हम उसको रीच करें, हर पब्लिक को गवर्नमेंट से कैसे कनेक्ट किया जाए। बहुत सारे लोग अनअवेयर थे, अनएजुकेट थे, किसी को नहीं पता था। 2004 से लेकर 2014 तक में आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उस दौर में नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ डिग्री कॉलेजेस, स्कूल्स अनलिमिटेड सारे खुले जो है। मतलब आज उस आज़ादी से लेके और उस दौर तक में इतनी डिग्री कॉलेज या कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं खुले होंगे जितना 2004 से लेकर 14 के बीच में खुली। और लोगों ने काफ़ी अच्छा एजुकेशन उस पर रहे, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत खुले, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बढ़ाया, इकोनॉमी हमारी आई, लोगों को पढ़ने में जागरूक हुए। इस हिसाब से उन्होंने इस सिस्टम को अपने एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज ए इकोनॉमिस्ट दोनों चीज़ों को ऐसा रहा कि पब्लिक तक का पहुंचने का, हर पैसे के लिए उन्होंने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आज भी हम उनके कर्जदार हैं, आने वाले हमारी नस्लें भी कर्जदार रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है कि उनके टेन्योर में हम पैदा हुए, उनके टेन्योर को हमने देखा, उनके टेन्योर को हमने जिया। अभी भी हम उनकी चीज़ों को बहुत कुछ पढ़ने का ज़रूरत है, उनके बारे में जानने की ज़रूरत है कि कैसे उन्होंने चीज़ों को एक ग्राउंड लेवल से उठा के जो है कि एक एक्सीलेंट लेवल तक पहुंचाने के लिए एक हमारे पास एक विज़न क्रिएट किया गया कि कैसे हम इस चीज़ को ग्रैस्प कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज भी हमारा देश उनके लिए कर्जदार है, हमेशा रहेगा, ताउम्र रहेगा। हिंदुस्तान उसके लिए कि उसका एहसानों का कोई तोड़ नहीं है, उस हिसाब से उनका है। आज शोक सभा में उनको हम इस तरह से याद करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनमोहन साहब से। जहाँ भी हैं आप, हमेशा रहें, हिंदुस्तान के दिल में रहेंगे। जय हिंद।